शुरू। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही मुस्कुराते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। पता है प्रिया, आज तो वीकेंड का समय है, तो हमारे जो दर्शक हैं उनकी ढेर सारी प्लानिंग भी होगी, है ना। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं ना, तो फिर हम एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ घर पर ही सीरियल्स को, और हम देखते हैं फिल्में और साथ ही साथ उन सारे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं जो हमारे लिए मन पसंद होते हैं। जाहिर तौर पर अगर आप अभी फिलहाल ये बिहार बिहान कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रमों की लिस्ट में हमारा ये कार्यक्रम भी शामिल है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं सीरियल्स की बात करूं ना दर्शकों, तो जब भी हम सीरियल्स देखते हैं तो हमें किरदार बड़े अच्छे लगते हैं, हमें अच्छा लगता है, उसकी कहानी हमें अच्छी लगती है। और जब हम फिल्में देखते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं। सही कहा निहारिका। और ये जो आज वीकेंड का दिन है और शनिवार है, शनिवार का इंतजार आमूमन बच्चों को ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल है ना वो वैसे भी खुली हुई है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो जब छुट्टी का दिन आता है, शनिवार और रविवार की सुबह बेहद ही खास हो जाती है कि मनोरंजन के लिए। तो ये बात हुई कि किस तरीके से अपने वीकेंड को मनाएं। अब बात करते हैं आज के विचार की, तो क्यों ना देखें अपने इस कार्यक्रम में आज का विचार। सत्य पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज उनकी पुण्यतिथि को हम उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे प्रिया, और अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि क्या कहती है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां, है ना प्रिया? बिल्कुल सही कहा निहारिका। समाचार पत्रों की सुर्खियां कि आज क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए, क्योंकि घर पे रहते रहते बोर हो गए हैं और उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब स्कूलों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जी हाँ, 6ठी से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 8 फरवरी से खुलने वाली है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ खास शर्तों पे ये स्कूल खोलने का, निजी या सरकारी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 50% ही बच्चे स्कूल जाएंगे और दूसरे दिन 50% बच्चे। और जहां तक शिक्षकों की बात करें तो उनकी वो जितने भी शिक्षक हैं, यानी 100% शिक्षक को अब हर दिन स्कूल जाना होगा। तो ये कहते हैं कि एक जो माहौल बना हुआ था उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और मन को भी एक काम करने के बाद एक जो रिफ्रेशमेंट मिलती है वो मिलने वाली है। तो एक तरफ ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में तो हमने बता ही दिया। अब बारी है अपने खास मेहमान से रूबरू कराने की, लेकिन उनसे रूबरू कराने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी। ये जो कला है ना,
कला अपने आप में समृद्ध है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या फिर अदाकारी हो। ये अपने माध्यम से समाज के उन सभी बातों को दिखाती है, यानी समाज का एक आईना है, वो है कला। क्यों बहुत सही कहा प्रियान ने। और इन कला के माध्यमों से बहुत सारे परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई भी है। लेकिन चलिए मैं पुनः आपसे ये कहूंगी कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि हम फिल्में देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, है ना, और हम में से कई के मन में यह ख्वाहिश होती है कि काश हम इस रुपहली दुनिया से जुड़ पाते और इस दुनिया को नजदीक से देख पाते। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम अपने मेहमान के माध्यम से आपको जोड़ेंगे फिल्मी दुनिया से। एक छोटे से जगह का एक युवा मैं कहूंगी, जिन्होंने कई सारी फिल्में देखी और उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, और फिर इसी ख्वाहिश के साथ उन्होंने रुख किया मुंबई की महानगरी का। संघर्ष किया, सफलताएं में भी ली, फिर ख्याल आया कि मुझे अपने प्रांत के लिए, अपने बिहार के लिए भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो इन्होंने वापस रुख किया अपने प्रांत का, बिहार का, और यहाँ फिल्मों का प्रोडक्शन शुरू किया। आपने प्रोडक्शन भी किया, डायरेक्शन भी किया और साथ ही कई भोजपुरी फिल्मों में अभिनय भी किया है। मैं अगर कुछ इनकी प्रमुख फिल्मों का जिक्र करूं तो आप कजरी, दुल्हा बिकता है, बंदिश जैसी भोजपुरी फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा। बहुत सारे हिंदी सीरियल्स में भी आपने काम किया है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान का स्वागत करिए। हमारे साथ हैं श्री संतोष कुमार गुप्ता जी। नमस्कार सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। एक मौका हमारे लिए जब हम आपके अपने इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी जान सकते हैं और साथ ही अपने दर्शकों का परिचय भी करा सकते हैं कि ये फिल्मी दुनिया किस तरीके से काम करती है। क्या कहती हो प्रिया? बिल्कुल सही कहा निहारिका। और जानना चाहेंगे, जैसा कि निहारिका ने कहा कि आप अपने इस सफर की जो शुरुआत आपने की उस विषय में कुछ कहें। देखिए, मैं काफी छोटा था और जब स्कूल में पढ़ा करता था जी, तो टीचर से पूछा करते थे बच्चों से कि बच्चों तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है। तो अमूमन लोगों का जवाब यही होता था कि मैडम मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था मुझे पुलिस में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना होता था। तो ये कॉमन सा आंसर था लोगों का। जब मुझसे पूछा जाता था कि संतोष तुम्हें क्या बनना है, तो मैं अभिनेता ना बोल करके मैं बोलता था मैं हीरो बनूंगा। जब हीरो का शब्द आता था तो लोग अचंभित हो जाते थे कि लोगों को लगता था कि भाई बहुत बड़ा टफ काम है, ये हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये टास्क को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा। फैमिली भी इससे लड़ा करते थे लोग कि फिल्मों मत जाओ, लेकिन मैं इन बाधाओं को पार करते हुए अपने परिवार से नाराजगी को लेते हुए मुंबई चला गया और मुंबई जाकर के मैं वहाँ स्ट्रगल करने लगा। स्ट्रगल करते हुए करीब वहाँ मैंने 7-8 फिल्म किए, कुछ फिल्में भी की। तो अचानक मेरे मन में आया कि जब मैं महाराष्ट्र में रह के काम कर रहा हूँ तो क्यों बिहार में ही अपना कुछ किया जाए। तो मैं वापस वहाँ से बिहार चला गया। बिहार आने के बाद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके तहत मैंने फिल्में बनाई। पहली फिल्म की कजरी अपने प्रोडक्शन हाउस की, दूसरी थी दिखता है जो कि रिलीज खाली हुई है। तो इस तरह से मैं काम यहाँ करता रहा और सीरियल्स वगैरह भी निर्माण मैं कर रहा हूँ। जी जी, और भी सीरियल वगैरह चल भी रहे हैं। तो इस तरीके से मैं भी इस क्षेत्र में अग्रसर हूँ और लगातार मैं करता भी रहूंगा। जी जी। तो आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपके इस फिल्मी सफर की शुरुआत हुई, कैसे आपका मुंबई जाना हुआ और किस तरह से वापस आप बिहार आए और आप अभी फिलहाल भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं और बहुत कुछ नया करने की आपकी प्लानिंग भी है ना। और अभी फिलहाल वक्त है दर्शकों,
हमारे स्वास्थ्य सेगमेंट की ओर रुख करने का, क्योंकि हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं जीवन में, उसके लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहे। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है वो बिल्कुल पैकेज है आपके लिए। सुबह में ये ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें, और इसके लिए होता है हमारा ये सेगमेंट डाइट एक्सपर्ट। आइए देखते हैं डाइट एक्सपर्ट सेगमेंट। दर्शकों, आज मैं आप लोगों को ओबेसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओबेसिटी जिसे अक्सर लोग मोटापा कहते हैं, और आज हर घर में कहीं न कहीं इससे लोग परेशान हैं और चिंतित भी हैं। आमतौर पर जो लोग काफी मोटे हो जाते हैं, हम अपने बच्चों को समझते हैं कि वो स्वस्थ हैं, वो हृष्ट पुष्ट हैं, लेकिन बात ऐसी है नहीं। वस्तुतः स्वास्थ्य और स्वस्थ, तो स्वस्थ रहने का जो पैमाना है वह यह नहीं है कि आप काफी मोटे हो। उसके लिए हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसके लिए ऐसे समझा जाए कि हमारी हड्डियों का जो एक घनत्व है वो सही होना चाहिए, हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही होना चाहिए। तो इस लिहाज से ओबेसिटी, मोटापा से जो लोग भी परेशान है, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे प्रकृति में इसका इलाज है। सच कहिए, ओबेसिटी के निदान के संदर्भ में प्रकृति अपने आप में एक औषध है, या यूं कहें कि कई रूप में विद्यमान है। जैसे खान पान के मामले में जो लोग भी अगर सुबह उठ करके प्रतिदिन गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ी शहद की मात्रा, थोड़ी नींबू की मात्रा डाल दें, तो जिन लोगों को भी ओबेसिटी है, मोटापे के जो लोग भी शिकार हैं, उनकी मोटापा कम हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जो फैट है वो डिजॉल्व होता है और उनकी मोटापा कमती जाती है। इतना ही नहीं, यदि हम अपने खान पान में धनिया का इस्तेमाल करें, प्रतिदिन नियमित तौर पर धनिया को भून करके उसको हम फाँक लें, तो उससे भी फैट जो है वो कम होता है। इसके साथ साथ तीसी जिसको हम लोग अलसी भी कहीं कहीं कहते हैं, तीसी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो वही कहीं न कहीं फैट का एक दूसरा मॉडिफाइड रूप है। तो ऐसी स्थिति में हमारे दादी नानी भी पहले तीसी भर करके रोटी बनाती थी, तीसी का इस्तेमाल करते थे। तो यदि हम अपने रोजमर्रे के खाने पीने में तीसी का सेवन करें, तो उससे भी ओबेसिटी कम होती है। इतना ही नहीं, अब देख लीजिए, प्रकृति में बहुत सारे फल हैं, फूल हैं। अगर सदाबहार का फूल हम लें, सदाबहार का फूल मधुमेह के लिए भी है, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, यदि उसके फूल का आप खाली पेट में सेवन करते हैं, तो वह भी ओबेसिटी कम करने में एक कारगर औषध के रूप में वो हमें मदद करता है। इतना ही नहीं, बेल का पौधा हो, आंवला का पौधा हो, शहद का सेवन, यदि शहद को गुनगुना पानी के साथ लिया जाए, वह भी चर्बी को दूर करता है। अलसी का इस्तेमाल, तीसी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हमारे शरीर की चर्बी जो है वो घटती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे, एक बात और है, जो लोग भी जिनका वो मोटापा अधिक होता है, वो नमक खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो यदि हम नमक, साल्ट इंटेक कम कर दें, नमक कम खाएं, तो इससे भी देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे शरीर की चर्बी जो है वो घटती जाती है, और इस प्रकार से ओबेसिटी दूर करने में वह एक कारगर औषध का भी काम करता है। सेगमेंट प्राकृतिक उपचार के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी अभी बिहार बिहान को ट्यून किया, उन्हें बता दें कि आज हमारे साथ हिंदी और भोजपुरी के अभिनेता संतोष कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं ढेर सारी बातचीत, उनके अब तक के सफर की कहानी उनकी जुबानी। बिल्कुल प्रिया। और निहारिका, ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, अपने आप में समृद्ध है, और पहले से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो भोजपुरी का एक अपनी एक पहचान बन गई है इंडस्ट्री के मामले में।
बिल्कुल निहारिका। और अगर हम बात करें, जैसे कि प्रिया ने कहा, अगर हम भोजपुरी फिल्मों की बात करें, संतोष जी, ये सच्चाई है कि फिल्मों के माध्यम से हम ठीक है, हम मनोरंजन करते हैं, पर हम अपनी संस्कृति भी दिखाते हैं, हम उसे आगे लेकर जाते हैं और जनरेशन तक भी पहुंचाते हैं। एक बड़ा ही सशक्त माध्यम होता है। अगर मैं भोजपुरी फिल्मों की बात करूं तो आपने काफी अध्ययन किया है इस क्षेत्र में, है ना? तो इसकी शुरुआत कब हुई? और ज्यादातर हम ये जानते हैं कि गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ी वो, ये फिल्म आई थी भोजपुरी की जो काफी प्रचलित रही थी और बड़ी सुंदर फिल्म भी थी। आपसे जानना चाहूंगी भोजपुरी फिल्मों का इतिहास सबसे पहले, क्योंकि आपने इस पर काम किया है, तो जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत अच्छा होगा। क्या बताएंगे? देखिए, 1963 में हमारी पहली भोजपुरी फिल्म आई थी, हे गंगा मैया तोरे सीढ़ी चढ़े हो। जी जी। तो हम लोग जानते हैं कि ये पहली फिल्म थी, लेकिन हम लोग भोजपुरी के जितने लोग जुड़े हुए थे वो इससे पहले भी प्रयास कर रहे थे। 1932 में फिल्म आई थी जो दूसरी बोलती फिल्म थी केंद्र सभा। वो फिल्म जो है अभी भी फिल्म का बुक में दर्ज है। तो 72 गाने थे, जिसमें 2 गाने जो थे वो भोजपुरी के थे। तो मैं समझ सकते हैं कि जो भी भोजपुरी से जुड़े लोग थे वो 1932 से ही प्रयासरत थे कि भोजपुरी को आगे ले जाना है। फिर दूसरी फिल्म भोजपुरी की आई 1943 में। भोजपुरी फिल्म नहीं थी कोई, वो एक गाना उसमें था, फिल्म का नाम था तकदीर, जिसे चंदन बाई जो थी वो बनारस रहने वाली थी, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था। तो उनकी जेब से एक गाना डाला गया था भोजपुरी का। चंदन बाई को शायद लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो मशहूर अदाकारा नरगिस की माँ थी। जी जी। तो वहाँ से भी हम लोग भोजपुरी का जो है शुरुआत हो चुका था, लेकिन पूर्णतः भोजपुरी को हम लोग ये गंगा मैया तोरे सीढ़ी चढ़े हो से मानते हैं कि वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 1963 में आई थी। और इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। उनके प्रयास से ये फिल्म जो थी बनी थी, क्योंकि एक अवार्ड शो था जिसमें नजीर साहब गए थे, उनको नई दिल्ली फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे कहा था कि आप लोग भोजपुरी के लिए कुछ कीजिए, जी जी, भोजपुरी फिल्म के लिए कुछ कीजिए। तो नजीर साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब रवा चिंता नहीं करिए, रवा समझ ली कि हमने आज से इस क्षेत्र में प्रयास में जुट जाए। तो नजीर साहब जब इस फिल्म के पटकथा को लिख रहे थे तो उनके सीनियर थे बिमल राय जी। तो बिमल राय जी के पास नजीर साहब लेकर के स्क्रिप्ट को गए, तो बिमल राय जी को स्क्रिप्ट जो है बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म को हिंदी में बनाओ। नजीर साहब ने कहा कि नहीं, ये जब फिल्म बनेगी तो भोजपुरी में बनेगी, चाहे हिंदी में बने। तो उस समय भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगाना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था भोजपुरी के लिए। तो नजीर साहब निर्माता का तलाश करते रहे तो उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो अचानक उन्हें विश्वनाथ साहबादी जी जो थे गंगा में अपने निर्माता थे, तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। तब विश्वनाथ जी जो थे वो रेडी हो गए, चलो भाई फिल्म बनाते हैं हम लोग। तो उस समय फिल्म का जो बजट था 1.5 लाख रुपए रखा गया था। अच्छा। फिल्म बनते बनते करीब 5 लाख तक पहुंच गई। 1963 की कहानी है, उसमें काफी बड़ा अमाउंट होता था। तो विश्वनाथ जी जो थे वो फिल्म का निर्माण कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये जमीन है और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का जमीन पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का।
सभी का एक जैसा है, न्याय भी हम सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। गाँव-गाँव, घर-घर न्याय पहुँचाना है। माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। बुजुर्ग है श्रमिक है ग्रामीण के इतिहास के बारे में तो जानना चाहूंगी कि इस विषय में आप बता रहे थे उसे कंटिन्यू करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से पहली भोजपुरी फिल्म बनी हमारी 1963 में, जो फिल्म बहुत ही हिट हुई। और मैं बता दूं कि भोजपुरी का जुनून लोगों पे इस तरीके से था कि लोग बैलगाड़ी लगा लगा के सिनेमा हॉल के पास वो टिकट कटवाते थे और फिल्म की टिकट मिलती नहीं थी तो लोग दूसरे दिन टिकट लेकर के फिल्म देख के जाते थे। बिल्कुल, तो वो एक ऐसा इतिहास था। जी जी, बड़े विस्तार से आपने बताया भोजपुरी फिल्मों के इतिहास के बारे में, कैसे शुरुआत हुई। अभी जिस मुकाम पर हम देखते हैं भोजपुरी फिल्मों को, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं आपका जिक्र करूं तो आपने मुंबई जाने के पश्चात फिर वापस आप बिहार आए और आपने भोजपुरी फिल्मों का निर्माण शुरू किया, अभिनय करना शुरू किया। इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस फिल्म से शुरुआत की यहाँ भोजपुरी फिल्मों में? देखिए, जब वहां से मुंबई से वापस में पटना आ गया जी, तो फिल्मों में काम करने का जो जज्बात था मेरा वो खत्म तो हुआ नहीं था, मैं और बढ़ गया था कि मैं फिल्मों में काम करता रहूं। तो मुझे पहली फिल्म मिली तोहसन प्रीत निभाई, जिसमें मैं खलनायक की भूमिका में था। उसके बाद बंदिश, इश्क बड़ा बेदर्दी है, वो फिल्में मिली मुझे। फिर मैंने सोचा कि भाई लोगों का काम तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ अपने लिए भी करूँ बिहार के लिए। मैं चाहता था कि बिहार में जितने टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो मुश्किलें मुझे हो रही थी, मैं चाहता था कि मेरे वजह से लोगों को वो सुविधा मिल जाए। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ एक फिल्म बनाई कजरी, जिसमें मैंने 80% नए लोगों को चांस दिया। और सारे टेक्नीशियन वगैरह जो थे सब बिहार के थे। फिर मैंने दूसरी फिल्म बनाई दुल्हा बिकता है, उसमें भी लमसम मैंने सारे नए लोगों को चांस दिया जो फिल्म में काम करना चाह रहे थे, जो टैलेंटेड थे। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत यहाँ बिहार में हुई। और मैं बिहार में चाहता हूँ कि एक इंडस्ट्री तैयार हो जाए। अभी तो राजगीर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो रही है, फिल्म स्टूडियो, तो उस पर काम चल रहा है। हम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा कि हम लोग बिहार में ही फिल्म को शूट करें, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म, एक जगह मिल जाएगा शूट करने का, फिल्म सिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बिहार में आगे काम करते रहेगा। मुझे लगता है कि मैं बिहार में ही रहूं और बिहार के लिए ही काम करूं। और जहाँ तक बात है कि कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है मुझे करवाने के लिए हम लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि वो भी यहीं पे शुरू हो जाए। एक जो बात है कि हम चाहे पूरी दुनिया क्यों ना घूमना चाहें, लेकिन जिस पृष्ठभूमि पर हमारा जन्म हुआ है, शायद हम पूरी दुनिया क्यों ना घूम ले, उससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं दिखती। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम कहीं भी जाएं, लौटकर अपने घर आते हैं और घर के बारे में सोचते हैं उसको कितना खूबसूरत बनाएं। ये सोच लेकर के आए आप मुंबई से यहाँ पर, और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपने सोचा। और कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं ना, वो अपनी कला के माध्यम से हर वो बात कहना चाहते हैं, सही बात है, हर वो चीज दिखाना चाहते हैं कि हाँ मुझ में ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शोहरत और एक कलाकार के बीच में कुछ लोगों की मान्यताएं होती है कि अगर हमें शोहरत मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शोहरत मायने नहीं रखता। शोहरत अलग जगह है और अपने जन सेवा का कार्य अलग जगह है। तो फिल्मों से शोहरत लोगों को मिलता ही है और मुझे भी मिला, लेकिन मेरा जज्बा जो है वो बिहार के लिए अभी भी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार के लिए काम करूँ और अपने बिहार को रोशन करूँ, क्योंकि मैं मुंबई से जब यहाँ आया तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी
जन्मभूमि जो थी वो मुझे खींच रही थी। तो मैं मुंबई में रहकर भी बिहार के लिए ही सोचता था। जी जी। तो इस वजह से मैं वहां से यहाँ आया और मैं हमेशा जो हूँ मैं चाहता हूँ कि बिहार का नाम रोशन हो, अदर स्टेट में रोशन हो, क्योंकि और भी क्षेत्रीय फिल्में बनती हैं। तो बिहार अभी थोड़ा सा इस मायने में पीछे है, यहाँ पे फिल्मों का निर्माण बहुत कम होता है। तो मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा। संतोष जी, मैं सबसे पहले तो आपकी सराहना करूंगी कि आपने ये सोचा और अपने प्रांत के लिए काम करना, और आप इस क्षेत्र में काफी कार्य भी कर रहे हैं। पर इसके साथ ही संतोष जी, एक जिम्मेदारी का एहसास भी आपको करवाऊंगी। वो ये कि अगर हम भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो हाँ, हमने तरक्की की है, कई सारी भोजपुरी फिल्में बन भी रही हैं, पर अगर दर्शकों की बात करूं तो आज वो भी सीमित ही रह गया है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे हर आम जनता तक पहुंचाएं, और ताकि हर कोई अपने परिवार के साथ बैठकर भोजपुरी फिल्मों का आनंद ले सके। एक प्रस्तुतकर्ता होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते, एक एक्टर होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या कदम उठा रहे हैं इस ओर? देखिए, इन्हीं जिम्मेदारियों को उठाते हुए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था। जी जी। क्योंकि लोगों के मन में भोजपुरी के प्रति नकारात्मक सोच तो आ ही गया है। तो हमारी फिल्में जो है वो समाज के लिए बहुत मायने रखती है कि लोग इससे कुछ सीखते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी फिल्में अब तक बनाई है अपने प्रोडक्शन का, उसमें अश्लीलता कहीं भी नहीं था। और वजह कुछ भोजपुरी फिल्मों के साथ ये भी जुटा है, अश्लीलता की वजह से लोग भागते हैं, अपने फैमिली के साथ फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात करूंगा कि मैं जो भी फिल्म बनाऊंगा उसमें कोई अश्लीलता ना हो, और मैं चाहता हूं कि जो क्रेज लोगों पे पहले था फिल्मों के प्रति, भोजपुरी फिल्मों के प्रति, वो क्रेज पे वापस आ जाए। जी जी। क्योंकि जब भोजपुरी फिल्म का शुरुआत हुआ था तो मैंने आपको बताया भी कि भाई लोग 2-2 दिन तक थिएटर के पास खड़े होकर के टिकट के लिए इंतजार करते थे। तो वो दौर आए, ऐसा मेरा एक सपना है कि वापस आए वो दौर और लोग देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दानापुर से हूँ, वहाँ 2 सिनेमा हॉल हुआ करते थे पहले, अभी तो खैर एक ही बच गया है। तो जब मैं छोटा था तो एक सिनेमा हॉल में कोई बड़े स्टार का फिल्म लगता था, दूसरे में भोजपुरी फिल्म लगती थी। तो जब फिल्म खत्म होती है तो मैं कभी बाहर रहता था तो देखता था कि भाई भोजपुरी फिल्म में ज्यादा क्राउड है, अच्छा, और हिंदी फिल्म में कम क्राउड है। तो वो चाहत भोजपुरी का वो खत्म हो चुका है पब्लिक के बीच से। मैं चाहता हूँ वो वापस फिर आए। तो अब हम लोगों को आ गया ना हुआ कि निर्माता जो है फिल्म साफ सुथरी फिल्म बनाया ताकि लोग फैमिली के साथ फिल्म को देखें। और पहले भोजपुरी फिल्मों के दर्शक जो थे वो महिलाएं ज्यादा थी जी, और अब महिलाएं कम है। बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात कही कि इसमें से अश्लीलता को कहीं ना कहीं हटाना जरूरी है। जी जी। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये समाज का आईना है, हम जैसा परोसते हैं पब्लिक वैसा ही फिर पसंद उनकी चाहत पे वैसे ही बढ़ जाती है। मल्टीप्लेक्सेस की आपने बात की कि पहले जो होड़ लगी रहती थी कि लोग 2-2 दिन खड़े रहते थे फिल्मों को देखने के लिए, वही एक तरफ ये भी देखा जाता है हफ्ते दर हफ्ते फिल्में रहती थी एक थिएटर में। आज एक हफ्ते में ही वो या 2 दिन में ही वो फिल्में हट जाती हैं। भले ही ये दिखाया जाता है कि हाँ, कमाई तो हमने बहुत अच्छी की, जितना हमारा बजट था उससे हमने ज्यादा से ज्यादा कमाया, लेकिन एक जो क्रेज और ये जहन में जो बैठ जाता था कि इस फिल्म को मैंने देखा और वो मेरे जहन में है इस फिल्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं। देखिए, अभी पहले जो फिल्में 2-2 हफ्ता 3-3 सप्ताह जो फिल्में लगी रहती थी, क्योंकि हमारे पास मनोरंजन का साधन जो था एक सीमित था, थिएटर के अलावा कोई दूसरा साधन हम लोग के पास नहीं था। अब इसका वजह हम लोग ये मान सकते हैं कि दर्शक कम होते हैं थिएटर पे, क्योंकि अब हमारे पास एंड्रॉइड टीवी हो गया, लोग ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, मोबाइल है जी जी, सब मोबाइल पे फिल्में देखते हैं। तो दर्शक कम होने का कारण कुछ ये भी है। बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि पहले के दौर से अब के दौर में काफी बदलाव भी आए हैं, कई ऐसे माध्यम भी विकसित हो गए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके द्वारा हम ये कार्यक्रम भी देख पाते हैं, हम फिल्में भी देख पाते हैं। और दर्शकों, आपसे कहूंगी कि मुझे पता है कि फिल्मी बातें सुनना भी अच्छा लगता है और उस दुनिया के बारे में जानना भी अच्छा लगता है, पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, चल लौटते हैं। मन
काम की बात। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा। स्वागत है संतोष जी। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फिल्मी जगत के बारे में कि भोजपुरी फिल्म जगत को किस तरीके से बिहार में एक नया रूप दिया जा रहा है। राजगीर की आपने बात की, बात करना चाहूंगी कलाकार के उन सारे किरदारों की। कहते हैं किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत उसको रुलाना। तो आपने कॉमेडी रोल भी किया है, साथ ही साथ आपने संजीदा रोल भी किए हैं, नेगेटिव रोल भी किया है। तो किस रोल को करना आपके लिए ज्यादा, जैसे होता है ना कि अगर हमारे इनबिल्ट नेचर में है तो वो बड़ा आसान सा होता है, तो कौन सा किरदार आपके बेहद करीब है जिसे अब तक में आपने निभाया है? देखिए, मैंने अभी तक तो हर तरीके के किरदार को निभाया है, लेकिन हमारी फिल्म दूल्हा बिकता है मैंने लीड किया था, तो उसमें मेरे दीपक का कैरेक्टर निभाया, वो मुझे काफी पसंद है जी। तो मैं आपको उसी फिल्म का एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। क्लाइमेक्स का डायलॉग है। जोरावर सिंह, लगता कि तोहर मौत हमरे हाथ लिखल बा, कहे कि दीपक उस ऐलाब बा कि जहां जाला वहां सब खत्म हो जाला। ये डायलॉग काफी फेमस था क्योंकि मैं जब फिल्म थिएटर में लगी थी तो मैं भी फिल्म देखने गया था जी। तो जब ये डायलॉग मैंने बोला तो लोगों में वो क्रेज आ गया, लोग तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, उत्तेजित हो गए। तो मुझे लगा कि भाई ये डायलॉग लोगों को पसंद आया, तो इसलिए मैंने आपको ये डायलॉग सुनाया है। जी जी। आपने कहा कि आपको बेहद पसंद है इस फिल्म में जो आपने किरदार निभाया था, और आपने बड़े अच्छे तरीके से उस डायलॉग को भी हमें बताया और सुनाया भी। फिल्मों की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि डायलॉग किस तरह से लिखा गया है और फिर उसके साथ ही साथ उसे बोला भी किस तरीके से गया है। यानी कलाकार की भूमिका वहाँ अहम हो जाती है और साथ ही साथ जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनकी भूमिका भी बेहद अहम होती है। मैं बात करना चाहूंगी आपके सीरियल्स के बारे में, क्योंकि एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है पर्दे का मिलना। और जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं तो जो भी ऑफर हमारे पास होते हैं, हमारी कोशिश होती है कलाकार होने के नाते कि हम किसी भी माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। और ये आपने ज्वाइन किया, आपने बड़े ढेर सारे सीरियल्स भी किए जब आप मुंबई में रहा करते थे। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि किन किन सीरियल्स में काम किया और कैसा अनुभव रहा? जी, मैं जब मुंबई में था तो एक सीरियल आती थी चाहत और नफरत, सलाखों के पीछे, अच्छा, ऐसे बहुत सारे सीरियल मैंने वहाँ किए। और जब मैं बिहार में आया तो यहाँ पे मैंने सीरियल किए पुलिस फाइल, करीब 50 एपिसोड मैंने उसमें किए। वो क्राइम बेस्ड सीरियल था। और जहन्नुम, नासूर, किसे फन खा के कॉमेडी सीरियल एक आती है भी हमारी, उस्ताद और जमुड़ा, उसमें मैं जमुड़ा बना हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर है जी। संतोष जी, क्या डिफरेंस पाते हैं? फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है और सीरियल्स के निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि उसमें हम डेली आते हैं और एक लंबा दौर होता है अगर हम फिल्मों का निर्माण करते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, फिल्मों के निर्माण में और सीरियल के निर्माण में डिफरेंट हम इस तरीके से मानते हैं कि फिल्म को हम लोग देखिए इंटरनेशनल लेवल पे शो करते हैं जी। और ये फिल्म फॉरेन कंट्री में भी चलती है, तो उसके निर्माण में मुझे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है उसके निर्माण की क्वालिटी में, कलाकारों में। और ये फिल्म का निर्माण जो है वो प्रोफेशनल होता है, क्योंकि मुझे उससे पैसे भी कमाने हैं, जो बात निर्माता है उनको पैसे कमाना है। तो फिल्मों उसमें जितने भी टेक्निक यूज किया जाता है, जितने भी कलाकार होते हैं, सब प्रोफेशनल यूज किया जाता है उसमें, ताकि हमारी फिल्म जो है वो अच्छा व्यवसाय कर सके। और सीरियल जो है, सीरियल पे हम लोग जब काम करते हैं तो उनका एक सीमित होता है निर्माण करने का तरीका।
अच्छा उनका बजट भी कुछ सीमित होता है, तो उन लोग उसी तरीके से उसका निर्माण करते हैं। जी जी लेकिन फिल्म का बजट कुछ सीमित नहीं होता है। जिस तरीके से हम लोग सोचाते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से फिल्मांकन करें, जी तो उसमें बजट जो है ऊपर नीचे होता है उसमें, तो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। बिल्कुल, आपने व्यवसाय के रूप में इसे बताया कि किस तरीके से फिल्म और सीरियल को आप लेते हैं, कि किस तरीके से उसकी बजट पे बहुत निर्भर करता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, भोजपुरी फिल्मों में खास तौर पे ये देखा जाता है, अभिनय करने वाले अभिनेत्री हो या ये मेल कलाकार हो, अगर उनके पास कंप्लीट पैकेज है, वो सिंगर हैं, डांसर हैं और साथ ही साथ अभिनय तो कर ही रहे हैं, तो उनको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। ताकि एक जो आपने बजट की बात की, क्या ये मायने रखता है कि इस तरीके के लोगों को लेंगे तो शायद हमारा बजट थोड़ा सा कम होगा? देखिए, ये तो कलाकार प्रियवर है कि आप उसको किस बजट में काम करवाना चाह रहे हैं, जी लेकिन फिल्म निर्माण करने में सिर्फ कलाकार का ही भूमिका में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड काम होते हैं, अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो तो है कि कलाकार को एक सीमित पैकेज में बुला के काम करवाते हैं, तो कुछ बचत तो उससे होता ही है। क्योंकि अभी भोजपुरी फिल्मों में तो ऐसा होता है कि भाई जो सिंगर है तो उसी से ज्यादा लोग काम करवाते हैं, गाना भी ट्रेंड सा बन गया है। एक ट्रेंड सा बन गया है। तो भोजपुरी फिल्मों के लिए ये लागू है, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए लागू नहीं है। संतोष जी, आपसे एक और जानकारी चाहूंगी, क्योंकि आप फिल्मों का निर्माण करते हैं और जाहिर तौर पर लगातार इसी के साथ जुड़े भी रहते हैं, तो बहुत सारी फिल्में जो हैं वो निर्माण की प्रक्रिया में होंगी और कुछ आने वाली होंगी, तो किस फिल्म पर फिलहाल कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है, सनम दिल ले गई। अच्छा जी, इस विषय में हम जरूर जानेंगे, लेकिन एक वक्त तो चला एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद जल्द वापस आते हैं। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन। इस छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपका और हमारा साथ। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री संतोष कुमार गुप्ता जी। आप भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता भी हैं, आप निर्देशक भी हैं और आप प्रस्तुतकर्ता भी हैं। बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वाह आप कर रहे हैं और लगातार आपकी कोशिशें जारी हैं। आपने हमसे जिक्र किया कि आप जो फिलहाल जिस फिल्म पर काम कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है सनम दिल ले गई। क्या कहती है ये फिल्म संतोष जी? ये फिल्म पूर्णतः पारिवारिक फिल्म है जी जी, और मैं तो चाहूँगा कि लोग इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखें। और इसमें हमारे पूर्व कला संस्कृति मंत्री जो बिहार सरकार में रह चुके हैं, विनय बिहारी जी, उन्होंने भी अभिनय किया है। क्या बात। और आनंद मोहन जी भी है इस फिल्म में। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी। बिल्कुल। और काफी अच्छी फिल्म है, इसे लोग देखें, ये मेरी गुजारिश है लोगों के साथ। इस फिल्म में आपने नेगेटिव किरदार प्ले किया है और एक कलाकार के लिए कहते हैं कि बहुत सारे किरदार होते हैं, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया कि कुछ पसंदीदा किरदार होते हैं और कुछ काफी चैलेंजिंग होते हैं। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, नेगेटिव किरदार निभाना बहुत ही अगर जो एक्टर हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है बनिस्बत लीड हीरो के। क्योंकि इसमें हर किस्म का शेड होता है, तरह तरह के शेड होते हैं। आपको कभी विलेन बनना होता है, कभी फ्लैशबैक में जाकर के हीरो भी बन जाना होता है। कभी फिल्मों में देखते हुए कोई विलन भी है जो गाना गा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें हीरो बनने का भी चांस है और विलेन बनने का भी चांस है, कहीं कॉमेडी भी वो करते हैं। तो ये अच्छा कैरेक्टर है। नेगेटिव रोल करना, नेगेटिव सेट में जाना एक कलाकार के लिए एक अच्छा चांस है और तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, एक कलाकार के लिए एक बात होती है निहारिका कि जैसे किसी पात्र को मैंने निभा दिया और फिर एक छाप से बन जाती है कि ये जो अभिनय करते हैं, ये जो एक्टर हैं, उन पे यही रोल सूट करेगा। क्या ये ट्रेंड सा जो बन जाता है ये आज भी बरकरार है अपनी इस इंडस्ट्री में? जी, कुछ लोगों के साथ है और बाकी निर्भर करता है दर्शकों पे कि दर्शक जो है उस कलाकार को किस रोल में देखना चाहते हैं। बिल्कुल।
और खास करके नेगेटिव रोल की बात की जाए तो मैं कहूँगी कि आपने अगर कोई नेगेटिव किरदार निभाया है तो उसकी सफलता इस बात में है कि दर्शक आपसे कितनी घृणा करते हैं, कितनी नफरत करते हैं। फिर यूँ लगता है कि कलाकार ने सही तरीके से उस किरदार के प्रति न्याय किया है। अगर मैं आपकी दिल के जज्बे की बात करूं, जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि मैं बिहार इसलिए आया कि मैं बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहता हूं, तो कोई ऐसी पटकथा संतोष जी जो मन में है जिसे आप लेकर आना चाहते हैं, अगर मैं आपके भविष्य की प्लानिंग की बात करूं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, क्या बताएंगे? जी, मैं भविष्य में पिछड़ों के लिए एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जी, जो हमारे समाज से कटे हुए हैं, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं, उनकी मूल आवश्यकताओं। तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में उन लोगों के दर्द को दर्शाऊं ताकि वो हमारे समाज का भी एक अंग बन सके और हमारे साथ पैर मिला के चल सके। तो उन विषयों पर मैं फिल्म करना चाहता हूँ, तो मैं वो फिल्म जल्द ही करूँगा, उसे स्टार्ट करूँगा मैं। जी। वैसे लोगों के लिए जो हमारे समाज से कटे हुए हैं। बिल्कुल, जो बिहार की भोजपुरी है और भोजपुरी संस्कृति की बात करें, हम इसके लोकगीतों की बात करें, क्या हमारे जो हमारी जो फिल्में बनती हैं उनमें लोकगीतों के साथ भी छेड़छाड़ हमें सुनने को मिलता है। उसकी जो धुनें हैं वो थोड़ी सी बदल सी जाती है और आने वाले जनरेशन के लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल तो जरूर हो जाएगा कि इसकी ओरिजिनल धुनें क्या हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सब चीज बिल्कुल एकदम साफ सुथरी हो तो ज्यादा खूबसूरत दिखती है, क्या ये जरूरी है कि उसके साथ छेड़छाड़ की जाए? देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक निर्माता होने के नाते फिल्म में जो बजट लगती है तो निर्माता ये चाहते हैं कि फिल्म से पैसा ज्यादा कमाया जाए, तो कुछ चेंजिंग करना जरूरी होता है ताकि दर्शक जिस चीज को पसंद करते हैं उसके साथ आपको पर्दे पर लाना होता है कि आप दर्शकों के मन मुताबिक उस चीज को लाएं। तो अगर हम 2021 की बात करते हैं और मैं चला जाऊं 1932 में, 1970 में और उन कल्चर को उठा के अभी लाऊं तो अभी के दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। जी। तो समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूरी है। जी। संतोष जी, आपके पास लंबा अनुभव रहा है फिल्मी दुनिया का। आपने मुंबई में भी काम किया, आपने सीरियल्स में भी काम किया, भोजपुरी फिल्मों का भी लगातार निर्माण कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। चलिए हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि क्या है सक्सेस का मंत्र फिल्मी दुनिया में? अगर हम फिल्में बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में सफल रहें, आप क्या कहेंगे, क्या है सक्सेस मंत्र? सक्सेस मंत्र है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी, जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। क्या बात जी। कभी ना डरो मुश्किलों से, हर मुश्किल के पीछे सवेरा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी जो सक्सेस होना चाहते हैं जिस फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि इसी फील्ड में हो, फिल्म लैंग्वेज फील्ड में हो, मुश्किलों से ना घबराएं, निरंतर प्रयास करते रहें। जब आप अपने सपनों पे वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलनी है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल प्रिया मेरे मन में आ रहा है। हालांकि प्रिया के पास भी ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन अमूमन जब बहुत सारे दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुतों के मन में इच्छा होती है कि मैं भी फिल्मों में काम करूं और जाऊं और अपना स्थान बनाऊं। कुछ लोगों के ख्याल में ये होता है कि शायद बड़ा आसान है ये करना, मुझे क्या है एक्टिंग करना है, किरदार मिलना है, मुझे वो रोल निभा देना है, और बहुतों के लिए बहुत सरल नहीं होता है ये डगर। आपने इसमें काम किया है, तो वैसे दर्शकों के लिए जो फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, क्या सुझाव देंगे? कितनी तैयारी के साथ जाएं और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तीनों सवाल एक साथ आपसे। देखिए, जो लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर हो, फिल्में हो, सीरियल हो, तो मैं तो कहूँगा कि आज के दौर में उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण लेके जाना चाहिए। बहुत सारे संस्था जो है खुले हुए हैं जी, उनमें जाए, प्रशिक्षण लें, थिएटर ज्वाइन करें, तो एक बेस से चलने में उन्हें सफलता मिलेगी। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रास्ता पता नहीं होता है, तो जैसे मैं वहां चला गया, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सफलता मिल जाती है, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि आप अचानक से कहीं चले जाए आपको काम मिल जाए, वो नहीं। एक वे से जाएंगे, पूरे प्रशिक्षण के साथ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग चाहते हैं करना इस फील्ड में, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि कोई अच्छा सा संस्था ज्वाइन कर ले, एक्टिंग सीखे,
थिएटर करे ताकि अभिनय के बारीकियों को समझ सके वो, तब वो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। एक जो अभी ट्रेंड सा चला है कि अगर आप चॉकलेटी नहीं भी हैं तो भी आप एक्टर के रूप में आ सकते हैं, जैसे कि जो कैरेक्टर रोल्स करते थे आजकल वो लीड रोल में आ रहे हैं, तो इस तरीके का एक ट्रेंड, एक नया चेंज देखने को मिल रहा है। क्या हमारे भोजपुरी फिल्म में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि या फिर लुक्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा कि आप चॉकलेटी दिखें, आप हीरो टाइप दिखें, क्योंकि हिंदी फिल्मों में ये चेंज देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके कॉन्सेप्ट पे। जो निर्माता हैं किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, किस कहानी पे काम कर रहे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको चॉकलेटी होना ज्यादा मायने रखता है, आपको स्मार्ट होना ज्यादा मायने रखता है। आप काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे बिहार के हैं पंकज त्रिपाठी जी, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, मनोज तिवारी जी हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं। तो जरूरी, मैं इस समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको चॉकलेटी होना बहुत बड़ा मायने रखता है। आप काम कर सकते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं। बनस्पत की आप में वो क्षमता होना चाहिए, वो अभिनय करने का कला होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अभी जो एक ट्रेंड चला हुआ है वेब सीरीज का, मतलब फिल्म कॉम, आप ये सीरियल्स देख लीजिए, और इसकी तरफ दर्शकों का थोड़ा सा रुझान ज्यादा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग थिएटर नहीं जाना चाहते, लोग सीरियल्स को, जो टीवी पे 365 डेज जो सीरियल्स चलते हैं उन्हें छोड़ वेब सीरीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, समय का जो है कमी दोनों के साथ है, एक दर्शक के साथ भी और निर्माता के साथ भी। निर्माता जब फिल्म को बनाते हैं तो उनके पास एक सीमित समय होता है, 2 घंटे का फिल्म बनाएंगे, 2.5 घंटे का फिल्म बनाएंगे, तो वो अपने भावनाओं को, अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फिल्मा नहीं पाते हैं। और वेब सीरीज में क्या है कि उसे विस्तार पूर्वक से पब्लिक को दिखलाते हैं। 20 मिनट का, 25 मिनट का या फिर 1 घंटे का एक वेब सीरीज आता है, तो पब्लिक भी उसे पार्ट बाई पार्ट देख लेते हैं, और निर्माता जो है अपने पूरे भावनाओं को उसमें दिखलाने का प्रयास करते हैं। तो आज कारण यही है कि वेब सीरीज आने का कि लोग थिएटर में नहीं जाकर के वेब सीरीज को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि पास समय नहीं है। और वेब सीरीज जो है अमूमन मोबाइल पे आ जाती है, डिजिटल मीडिया पे आ जाती है, तो आसानी से वो लोग देख लेते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा थिएटर में जाने से बचे, समय को ज्यादा बर्बाद न करें। आने वाले समय भोजपुरी में भी क्या कुछ ऐसे वेब सीरीज लाने का सोचा है आपने? जी, मैंने तो भी सोचा नहीं है, लेकिन जब ऐसा ट्रेंड स्टार्ट होगा तो जी करूंगा। बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी प्रस्तुति की शैली में भी बदलाव देखने को मिलेगा और नई चीजें भी हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगी। और जो ये सफर आपका रहा फिल्मी दुनिया का, आज आप एक मुकाम पर स्थापित हैं। शुरुआती दौर रहता है जब परिवार वालों ने भी शायद आपका विरोध किया, इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, और अब मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे फैमिली इसके विरोध में खड़े होते थे, मेरे फिल्मों को देखने जाते हैं, तो ये बहुत खुशी होती है। समाज जो मुझे छोटे दृष्टि से देखते थे लोग, उसे झूठा साबित किया। हाँ, मैंने उसे झूठा साबित किया है। आज वो भी गौरवान्वित होते हैं कि भाई मेरे समाज का लड़का, मेरे गांव का लड़का जो है आज तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। और हम साथ ही शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको संतोष जी। आपका जो ये फिल्मी सफर है इसी तरह लगातार चलता रहे, नई नई फिल्मों के साथ आप आए और भोजपुरी फिल्मों को भी आगे ले जाएं और सुंदर और अच्छी भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करें। आपको दिल से धन्यवाद, आज आपने वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। धन्यवाद आपका। जी, तो दर्शकों, आज का ये हमारा अंक आपको कैसा लगा है ये जानने के लिए हम बेहद उत्सुक रहते हैं, हमारी पूरी टीम बेहद उत्सुक रहती है। तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो चलिए, आपने हमारा पता नोट कर लिया है और आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अन्य कार्यक्रम आप कौन कौन से देख सकते हैं हमारे डीडी बिहार पर। 5:15 का समय है कार्यक्रम सबरंग का, और 5:30 पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। बहुत सारे कार्यक्रम अच्छे आते रहते हैं हमारे
इस चैनल पर, तो सारे कार्यक्रमों का आनंद जरूर उठाइएगा। और साथ ही प्रिया के मन में भी एक बात है, और मैं भी आपसे जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा और साथ ही मास्क का प्रयोग भी जरूर करिएगा। बिल्कुल, और घर पे रहे तो हाथ जरूर धोते रहें, और कोरोना अभी गया नहीं, हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन जरूर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमें खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, आपको शुभकामना देते हुए कि आपका पूरा दिन मंगलमय हो। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।